बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है। इक़्तिदार को तूल कैसे देना है, आइंदा आम इंतखाबात को मैनिपुलेट कैसे करना है, मैनूवरिंग कैसे करनी है, उसमें धांधली कैसे करनी है, इलेक्शन जीतना कैसे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर कैसे रखना है और अपने पसंदीदा प्लेयर्स को जितवाना कैसे है, ये सारा खेल जारी है। और इस पे दिन रात एक किए हुए हैं तमाम के तमाम, और इस पे भरपूर किस्म की कोशिशें हो रही हैं, भरपूर किस्म की जद्दोजहद हो रही है, प्लानिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मामलात ये हैं कि सूरत हाल अभी तक काबू में नहीं आ रही। मुख्तलिफ फार्मूलाज डिस्कस किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन ABCD, सारे के सारे ऑप्शन मुख्तलिफ किस्म के बयानी आ रहे हैं। सारी चीज़ें आपसे वक्तन फवक्तन हम आपसे करते रहते हैं, लेकिन 1 2 3 करके हम ज़रा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन, मेरे ख्याल अहम तरीन खबर है, उसका मैं आपको ब्रीफ नोट ज़रूर दूंगा कि हमारे जो 300 पाकिस्तानी भाई, 298 पाकिस्तानी भाई जो हैं, वो यूनान कश्ती में डूब कर अल्लाह को प्यारे हो गए दियारे गैर में, और उनको कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। और ये इतना बड़ा धंधा जो है ह्यूमन स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, एक बड़े अरसे से हो रहा है, और इसके लिए नित नए कवानीन बनाए जाते हैं और उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता। असल मामला ये है कि कवानीन तो होते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। एक से बढ़कर एक कानून साजी की जाती है। मैं तकरीबन 23 साल से मैंने वज़ारत दाखिला की बीट की है, और तब से मैं देख रहा हूँ साल 2000 से कि मुख्तलिफ किस्म के अब ये कानून बनाया जाना है, फिर ये कानून, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको बताती है कि आप ये काम करें, ये आपके लूप होल्स हैं, इनको पूरा करें, फिर कानून साजी हो जाती है। लेकिन कानून बनने के बावजूद ये सारा धंधा चलता रहता है। कुछ अर्सा पहले भी हमारे पाकिस्तानी भाई हुए इसी तरीके से, जाँ बहक हुए, और अब तो बहुत अंधोनाक वाक़या हो गया कि 298 पाकिस्तानी जो हैं वो भी इंतहाई लाचारगी की हालत में, बेयारो मददगार, और कश्ती के बिल्कुल निचले वाले तह खाने में उनको बिठाया हुआ था। तो अब नए नए कहानियाँ सामने आ रही हैं। लेकिन असल जो चीज़ है, अब हो रहा है जी कि DGFIA भट्ट साहब ने मीटिंग भी कॉल कर ली और बिल्कुल हंगामी बुनियादों पे कह दिया ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि ये जब जाते हैं एयरपोर्ट पे, बाकायदा तौर पे 2-3 दफ़ा चेक किया जाता है, ख़ास तौर पे 2-3 दफ़ा चेक किया जाता है, और जो फर्स्ट टाइम जा रहे हों उनसे तो 10 सवाल किए जाते हैं। और ये जो हमारे अपने बच्चे हैं, मुख्तलिफ अजीज़ व अक़ारिब के अपने बच्चे जो बाहर स्टडी करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि जनाब ये आप कैसे जा रहे हैं, कौन हैं, कैसे हैं, क्या डिटेल्स मांगी जाती हैं, कागजात चेक किए जाते हैं। जेन्युइन लोगों को इतनी छानबीन की जाती है। जो नॉन जेन्युइन होते हैं उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि पूरी की पूरी एक चेन है, लाइन सीधी हुई होती है और हर जगह पे हिस्सा तय होता है, तो जाने दिया जाता है कि ठीक है जी, यहाँ से निकाल दें, अगला फिर अगले निकाल दें। हर कोई आंखें बंद करता है और निकल जाता है। इमरान रियाज खान साहब, उनको नहीं जाने देना था, तो उनके सब कुछ क्लियर भी थे पेपर, इसके बावजूद उनको रोक लिया गया। और इसी तरीके से बाकी हमारे दोस्त हैं जिनको नहीं जाने दिया जाता, पता होता है कि नहीं जाने दिया जाता, और जो मशकूक लोग होते हैं उनको रोका ही नहीं जाता। तो अब नई नई कहानियां सामने आ रही हैं, नए नए स्कैंडल्स आ रहे हैं। किसी ने 17 लाख रुपए दिया, किसी ने 9 लाख रुपए दिया, किसी ने 20 लाख रुपए दिया, किसी ने 15 लाख रुपए दिया, किसी को लीबिया में तशद्दुद का निशाना बनाया, किसी को यूनान में तशद्दुद का निशाना, किसी को किसी मुल्क में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये हर घर की कहानी है और ये सब कुछ हो रहा है। और ये मिलियंस का बिजनेस नहीं है, बिलियंस का स्कैम है। अरबों रुपया सालाना जो है, ये तो वो है ना, जब हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब ये हम पकड़े जाते हैं, ये कोई हादसा हो जाता है। ये हादसा हुआ तो आंखें खुल गई कि इतना बड़ा हादसा हो गया, और ये सारे के सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और इलीगल एंट्री के चक्कर में थे। होता यह है कि पहले एक ऐसे मुल्क का वीज़ा लिया जाता है जहाँ पे आराम से वीज़ा मिल जाता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद ये वीज़ा मिल जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से आगे स्मगल किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर अगला मरहला ये कश्तियों वाला होता है, बोट्स के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए इस तरीके से ले जाया जाता है। और ये एक पूरी की पूरी चेन है जिसके ज़रिए ये सारा कुछ होता है। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि पहले हम अपने एंड पे, अपने ही बाउंड्री जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, एयरपोर्ट्स हैं हमारे, दूसरे पोर्ट्स हैं, वहाँ पे ये चेक होना चाहिए। और वहीं से अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहें तो एक भी मशकूक शख्स जो है वो बाहर नहीं जा सकता।
मशकूक डॉक्यूमेंट पे एक भी नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि सरफ नज़र किया हुआ, आंखें बंद की होती हैं, इसलिए ये सब कुछ होता है। और अब हादसा होता है तो पता चलता है, इससे पहले पता नहीं कितने लोग निकल गए जो बाहिफाजत अपने ठिकानों पे पहुंच गए और वहां पे अपना काम कर रहे हैं। इसलिए होता यह है कि जब एक आदमी पहुंच जाता है, किसी भी एक गांव का एक आदमी इस इलीगल वे से पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो फिर वो जाके बताता है कि जी मैं पहुंच गया हूँ, इस बंदे ने मुझे भेजा था, लिहाजा आप इसी पे एतबार करें और आप भी आ जाएं। तो फिर वो आगे रिसीविंग चैनल मौजूद होता है। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, सिस्टमेटिकली ये चलते हैं, सारा धंधा चलता है। तो इस तरीके से वो लेके जाते हैं। जब एक गांव में से एक चला गया, दो के तीन गए, तो उससे वो जो ह्यूमन ट्रैफिकर है, स्मगलर है, उस पे एतमाद भी बढ़ जाता है कि नहीं ये बंदा ठीक है, ये मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा, पैसे तो लेगा लेकिन मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचा देगा। और आगे पता होता है जी कज़न बैठा है, दोस्त बैठा है, सब कुछ बैठे हैं, वहाँ पे जाके हम फिर अपना धंधा शुरू कर देंगे। फिर ये है कि ये लोग बातें बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है पिछले 14 माह में तो बिल्कुल बदतरीन हो चुकी है, बदतरीन 14 माह में हो चुकी है। 14 माह पहले ये कंडीशन थी कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज वापस जा रहे थे पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट समेत जा रहे थे, अपनी बाहर की चीज़ों को बेच बाच के पाकिस्तान में बसने के लिए, आबाद होने के लिए, कारोबार सेट करने के लिए जा रहे थे। और उनको पता था कि अब हमारी कोई सुनवाई होगी और हमारे लिए माहौल साजगार है। यहाँ से जा रहा था और सरमाया भी पाकिस्तान से ज़्यादा जा रहा था। रेमिटेंस की तादाद बढ़ गई थी, ज़र मुबादला तफसीलात ज़र जिसको कहते हैं उसकी तादाद बढ़ गई थी, डॉलर फॉरेन करेंसी धड़ाधड़ पाकिस्तान आ रही थी। और उसमें बहुत सारे, मैं अपने अजीज़ व कारक को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जानता हूँ जो बड़े बड़े मुल्कों से अपना सिस्टम को समेटा और यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल किया और यहाँ से अपना जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में जो महफूज की थी, सेविंग्स थी, बचत की थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान में ले जाके उन्होंने लगाई। लेकिन जैसे ही ये 14 माह पहले जब ये रजीम चेंज हुआ, उसके बाद से ये सारे का सारा माहौल ही तब्दील हो चुका है। और अब लोग जो हैं न इधर के न उधर के, क्योंकि उधर उनको पीटीआई का तस्वर किया जाता है और उनको दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी तस्वर किया जा रहा है और उनके साथ उन पर सुर्ख निशान लगा के उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके खिलाफ, उनके अजीज़ व क़ारब के खिलाफ यह किया जा रहा है। अब ना उधर के हैं ना उधर के हैं। बच्चे जो नौजवान हैं, वो न्यू जनरेशन, वो पढ़ के वापस पाकिस्तान जाना चाहती थी, वो नहीं जा रही। और पिछले 1-2 सालों में सिर्फ 1 साल के अंदर 9 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं कि आज जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट खबरें, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद कैसर साहब, इन तीनों की जमानतें हो गई खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानतें खारिज कर दी और बहुत मुश्किल से असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब तो बड़ी मुश्किल से तेज़म तेज़ वो गाड़ी में बैठे हैं और वहाँ से निकले हैं। और वहाँ से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के दोनों ही रहनुमा जो हैं, असद उमर साहब ने अपनी गाड़ी का भी इंतज़ार नहीं किया और दोनों महफूज तरीके से वहाँ से निकल गए। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, असद कैसर साहब, इन तीनों रहनुमाओं के बारे में आपको बता दूं कि परवेज़ खटक साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बोल दिए थे और ना जो है पीटीआई से तलाक कहना चाहिए जबरी रुखसती ले ली थी, अपना पार्टी का होता छोड़ दिया था। परवेज़ खटक साहब ने मुज़ाकरात करने गए थे असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, और वहाँ पे उनको बिठा लिया गया था। और बिठाने के बाद फिर उन्हें कहा गया कि अब आपके पास एक ही रास्ता है कि पीटीआई छोड़ दें। तो परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई तो नहीं छोड़ी और उससे पहले इमरान खान साहब को बता भी दिया था कि जनाब हम यहाँ पे आए थे तो हमें यहाँ पे रोक लिया गया और हमसे ये डिमांड्स की जा रही हैं, तो इसके अलावा हम यहाँ से निकल नहीं सकते। फिर वो मीडिया ने भी सारी कहानी बता दी कि किस तरीके से उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। तो परवेज़ खटक साहब तो 2 बोल के निकल गए थे। असद कैसर साहब ज़रा साइड पे बैठे थे और उन्होंने यही सब कहा कि जनाब मैं भी आपके साथ ही हूँ, समझे, लेकिन बोला कुछ नहीं था। वो निकल गए थे। जब मीडिया वाले आए थे तो मीडिया को के सहारे वो निकल गए थे वहाँ से। असद कैसर साहब स्पीकर रह चुके हैं, बहुत पुराने पीटीआई के, इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं। उनको भी यही कहा जा रहा है कि आप पीटीआई छोड़ दें तो आपके लिए आसानियाँ पैदा। असद उमर साहब कल बता चुके हैं, बाकायदा तौर पे कल वो टीवी इंटरव्यू में एक उन्होंने बात कर दी थी कि मुझे ये कहा जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लें तो आपके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि कल इंटरव्यू में उन्होंने वो कुछ शायद बचत कर ली थी, कुछ रोक लिया था
ज़रा वज़ादार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और सेक्रेटरी जनरल और फिर इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज रह चुके हैं। तो लिहाजा उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू हो सकता है कुछ कमी बेशी रह गई हो और इसीलिए उनको फिर आज जवाब दे दिया गया और आज उनकी ज़मानत खारिज हो गई। और शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी यही दबाव है कि आप भी पीटीआई को छोड़ें, खैर बात कहें और आप भी नई जमात बनाएं, या जो भी है आपकी नई डेस्टिनेशन, एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है तो जो पीटीआई के नैरेटिव के साथ ही आए, लेकिन इमरान खान साहब उसमें ना हो। पीटीआई का नैरेटिव हो, इमरान खान का नैरेटिव हो, सब कुछ वही हो, एंटी पीडीएम हो, एंटी पीपल्स पार्टी हो, वो लेके आगे बढ़े और ये सारे लोग उसमें आ जाएं। तो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अभी तक वो भी ज़ाहिर है उनको एक पॉलिटिकल कैरियर है, उनका एक तवील कैरियर है, उनका सियासी कैरियर। वज़ीर ख़ारजा 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं और वो भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपना पार्टी ओहदा भी नहीं छोड़ा, सब कुछ उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी भी ज़मानत खारिज कर दी गई और वो भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है। फिर असद कैसर साहब हैं, वो भी आपको बता चुका हूँ, वो भी नहीं तैयार, तो उनके साथ भी यही हुआ है। तो ये 3 मिसालें हमारी एक ही दिन में हैं कि अभी भी सिलसिला चल रहा है, अभी कोई ब्रेक नहीं लगी किसी बात पे, बल्कि प्रेशर, फुल प्रेशर रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्रश इमरान खान, क्रश पीटीआई, ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, लेकिन उसमें खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कुछ मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में फिर बताऊंगा। उसके बाद अगला जो है चौधरी परवेज इलाही साहब का मामला, वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, डेवलपमेंट हुई है। उनकी एंटी करप्शन के जितने भी चार्जेस थे उसमें तो उनकी जमानत हो गई, लेकिन हुआ ये है कि एफआईए ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो वो अभी तक उनकी अभी रोपकारी नहीं पहुंची थी। जो होता है डॉक्यूमेंट होता है रिहाई का, तो जेल में, तो उससे पहले ही बख्तरबंद गाड़ी मौजूद थी। एफआईए हुक्काम पहुंचे हुए थे कि जैसे ही चौधरी परवेज साहब रिहा होंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा एफआईए के मुकदमे में। तो उन पर भी अभी तक कोई आसानियां नहीं हुई, उनका भी मुश्किल इम्तहान चल रहा है। ये सारे के सारे मामला, क्योंकि कल वो चौधरी शुजा साहब और उनके बेटे से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो है रास्ता, सियासी रास्ते जुदा ही रखे और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही वाबस्ता रहे। उन्होंने ऐलान किया था कि आपकी बहुत मेहरबानी। तो चौधरी शुजात और उनके बेटे जो हैं वो भी नाकाम लौटे थे और आज उन्होंने इस बात का बरमला इजहार भी कर दिया चौधरी शाफे ने कि जनाब कल हमारी मुलाकात कामयाब नहीं हो सकी और हमारा सियासी सफ़र दोनों खानदानों का अलग अलग ही होगा। तो ये सिलसिला चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में जो जमानत मंजूर की गई है उसको हाई कोर्ट की अपील के साथ मुंसलिक कर दिया गया, मशरूत कर दिया गया। लिहाजा हनूस दिल्ली दूरस्त, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सिलसिला चल रहा है। ईद की छुट्टियों पे हो सकता है ईद के तक कोई थोड़ा सा मामला हल्का फुल्का रखा जाए, लेकिन इन रहनुमाओं ने असद कैसर साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करेंगे और अपनी जमानतें करवाएंगे, क्योंकि ये मौजूद थे, कोर्ट रूम में मौजूद थे, अदालत में मौजूद थे और इसके बावजूद उनकी जमानतें खारिज कर दी गई। और मतलब ये था कि इनको पुलिस के हवाले किया जाए और वो इन्वेस्टिगेट करें और सब कुछ करें। तो ये जाहिर है हुक्काम में बाला, जब ऊपर से हुक्म आता है कि आज हमने प्रोसिक्यूटर ने, भरपूर किस्म की सरकारी वकील ने मुखालफत करनी है, तो जो डॉक्यूमेंट्स और जिस तरीके से प्रेशर डाला जाता है तो फिर यही होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।